एवरीवन वेलकम टू टुडेज द हिंदू एनालिसिस। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन को। जो भी आर्टिकल्स आज के हमारे सेशन में इंपॉर्टेंट होंगे हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ेंगे उससे पहले अगर आप लोग क्लैट 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एवेंजर बैच शुरू हो चुका है। आप इन कोर्स की डिटेल डेमो क्लास सब कुछ हमारे एप्लीकेशन से देख सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके भी इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, ये प्राइस थोड़ा सा रिवाइज्ड है। यहाँ पे 21,999 लिखा है, बट नाउ द कोर्स विल कॉस्ट यू 24,999। चलिए, पहली आज की न्यूज़ है आई ऑन चाइना, कैबिनेट क्लियर्स 7 ITBP बटालियंस। तो ये न्यूज़ है, ऐसे कोई एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से नहीं है, बट हाँ आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि 9,000 पर्सनल जो हैं वो और अभी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस में भेजे गए हैं और इस तरीके से 4th लार्जेस्ट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स ये बन जाएगी। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि फर्स्ट 3 जो हैं लार्जेस्ट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स वो कौन कौन सी हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, 4th हमने देख ली है, फर्स्ट थर्ड 3 के मुझे आप नाम बताइएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे पहली न्यूज़ जो है इंटरनेशनल न्यूज़ में से वो है रशिया जेल्स जर्नलिस्ट फॉर 6 ईयर ओवर क्रिटिकल कमेंट्स ऑन वॉर। तो रस न्यूज़ वेबसाइट के जर्नलिस्ट हैं, इनका नाम है मारिया पोनोमेरिनको। क्लैट में डायरेक्टली कुछ पूछें मुश्किल है, लेकिन हाँ रशिया यूक्रेन पे कोई पैराग्राफ डाल दें, वहाँ ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लें तो बन सकता है। वरना जो 1 लाइनर टाइप के करंट अफेयर्स वाले जो आप ओलेट के एग्जाम्स दोगे, अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट, वहाँ पे पूछा जा सकता है। तो ये किया क्यों है, सिंपल सी बात है, यूक्रेन के फेवर में कहीं ना कहीं कुछ बोल दिया होगा इन्होंने, और रशिया ने बोला कि भाई आपको पता नहीं है और आप बिना मतलब के हमारी आर्मी के ऊपर बोल रहे हो, इसलिए आपको यहाँ पे सेंटेंस कर दिया गया है। चाइना सेज US बलून फ्लू ओवर जिंगजैंग तिब्बत वॉन्स ऑफ रिटेलिएशन। तो चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो वही कर रही है जो इनको करना चाहिए, क्योंकि इनका एक बलून जो है वो US ने मार गिराया। अब US तो मना कर रहा है कि भाई हमारा तो कोई बलून नहीं आ रहा है आपके ऊपर, बट चाइना जो है वो कह रहा है कि नहीं यार, आपके स्पाई बलून्स जो हैं हमारे टेरिटरी में आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए अमेरिका के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं तो हम ये एक चीज़ ज़रूर देखते हैं कि अमेरिका दूसरों को बहुत ह्यूमन राइट्स के ज्ञान देता है, बट अमेरिका के अंदर खुद ना ब्लैक पीपल्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वायलेंस किया जाता है। और उसका एक एग्जांपल ये है, बिल्कुल सीरियल किलर टाइप के ये इंसान है, इन्होंने 10 ब्लैक पीपल को, बफेलो करके जगह है वहाँ पे US में, वहाँ पे इनको मारा था और उसी की वजह से इनको अभी जो है लाइफ सेंटेंस मिला है। इसके बाद चाइना मस्ट टेक अ हेयर कट ऑन इट्स लोन्स टू पुअर कंट्रीज सेज इंडियाज G20 शेरपा। तो पहले तो G20 के बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि हर कंट्री का एक शेरपा जो है वो G20 को रिप्रेजेंट करता है। इंडिया के शेरपा जो हैं वो हैं अमिताभ कांत। ठीक है, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। तो ये भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं G20 में, भारत के शेरपा हैं। और ये जो ट्राइका होता है G20 का, जिसमें इस समय आपकी इंडिया है, इंडोनेशिया है और तीसरी कंट्री कौन सी बता दो यार, तो वो सब मिलके जो है वो फैसले लेते हैं कि क्या होगा। तो अभी देखो चाइना क्या करता है, चाइना के बारे में हमने पहले भी देखा हुआ है कि चाइना जो है ना वो दूसरे कंट्रीज़ को लोन देता है और लोन दे के फिर उनको गरीब कर देता है। बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, श्रीलंका है। आज श्रीलंका पे बहुत आर्टिकल्स आए हैं, इसको अच्छे से डिटेल में बाद में देखेंगे भी, पर अभी आप बेसिक समझो। बेसिक क्या है कि चाइना क्या करता है, लोन देता है। कैसे श्रीलंका को इतना सारा लोन दिया, श्रीलंका वो डेथ उसका जो है वो चुका नहीं पाया, तो फिर श्रीलंका का एक पोर्ट है जिसका नाम क्या है, बिल्कुल सही, हबनटोटा पोर्ट। तो इस पोर्ट को जो है फिर चाइना ने लीज पे ले लिया 99+ ईयर्स के लिए। तो ये चाइना का पुराना टैक्टिक्स है, और सिर्फ ये श्रीलंका के साथ नहीं हुआ है, पाकिस्तान भी इनके डेट ट्रैप में है। आपको क्यों लगता है कि क्यों पाकिस्तान इतना कॉपरेशन कर रहा है चाइना के साथ? गरीब हैं, पैसा है नहीं, चाइना से उधार लिए पड़े हुए हैं, क्या करें, रिटर्न कर नहीं पाएंगे। और ऐसे ही चाइना और भी छोटी छोटी कंट्रीज़ को इस तरीके से लोन देता रहता है। तो US तो पहले इसके बारे में वोकल होता ही था। अभी इंडिया के जो G20 के शेरपा हैं अमिताभ कांत, इन्होंने भी कह दिया है भाई कि चाइना को है ना ये चीज़ जो है थोड़ी सी बदलने की ज़रूरत है। इसके बाद अभी वुमेन प्रीमियर लीग होने वाली है IPL के तर्ज पे महिलाओं की। तो उसमें RCB ने सानिया मिर्ज़ा को एज ए टीम मेंटर फॉर वुमेन प्रीमियर लीग रखा है। अब ये थोड़ा सा ही मतलब अच्छी बात भी है कि वुमेन को रखा है और सानिया मिर्ज़ा जो है वो उनको मेंटोर करेंगी, बट देर आर लॉट ऑफ इंडियन क्रिकेटर्स वुमेन यार जो अभी निकल चुकी हैं, रिटायर हो चुकी हैं, तो उनका भी स्कोप है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक न्यूज़ बड़ी अभी ट्रेंडिंग में थी कि PM मोदी पुश फॉर सस्टेनेबल क्लोथिंग, वाई इंडिया कैन नॉट मूव अवे फ्रॉम फास्ट फैशन।
तो पहले तो सस्टेनेबल क्लोथिंग क्या है और ये न्यूज़ में क्यों आया। देखो मोदी जी जो है ना पार्लियामेंट में आए थे तो उन्होंने ये वेस्ट पहना हुआ था। आपको पता है ये वेस्ट किससे बना है? तो ये प्लास्टिक के बोतल के वेस्ट से बना है। द वेस्ट हैज़ बीन मेड आउट ऑफ फाइबर्स एंड यार्न क्रस्ड एंड मेल्टेड फ्रॉम प्लास्टिक का बोटल्स जो हम यूज़ करते हैं। ये वाला जो वेस्ट है इसी की बात हो रही है। और इसी को पहन के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा था कि भाई हम लोग सस्टेनेबल क्लोथिंग की तरफ क्यों नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल क्लोथ्स हम लोग यूज़ करते हैं ना यार, दे कॉस्ट लॉट ऑफ पोल्यूशन, मतलब इससे बहुत ज़्यादा कार्बन इमिट होता है जहाँ पे भी ये बनते हैं। तो उसी को चलते हुए बोला। तो पहले तो थोड़ी सी एक बेसिक चीज़ समझते हैं कि यार सस्टेनेबल क्लोथिंग से फ़ायदा है क्या। तो बिल्कुल फ़ायदा यार, एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट हो रहा है, आपकी लाइफस्टाइल बेटर हो रही है, ठीक है, सारी चीज़ें हैं। और हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। डेवलपमेंट ऐसा करना है जिसमें कि एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखा जाए। हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसके रिगार्डिंग देखी हुई है कि जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है उसके लिए भी हमें चीज़ें बचा के रखनी है। ऐसा थोड़ा कि बस अभी हम लोग हैं तो पॉल्यूट करके पूरी पृथ्वी ख़राब करके मरें कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन आएगी वो परेशान हो जाए। तो ये है। लेकिन देर आर सम इशूज़ ऑल्सो विथ सस्टेनेबल क्लोथिंग। पहला क्या है कि बहुत हाई कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स है। देखो पहली चीज़ क्या है, जो मशीन से चीज़ें बनती हैं वो ऑटोमेशन में होती हैं। यहाँ पे क्या है भाई, चीज़ें पहले बटोरी जाएंगी, कलेक्ट करी जाएंगी, उसके बाद फिर उसको प्रोसेस किया जाएगा, फिर बनेगा। तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ता है, रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट भी बढ़ता है। टेक्नोलॉजीज़ अभी इतनी है नहीं, अभी तो ये फील्ड इवॉल्व ही हो रही है। मार्केट में डिमांड नहीं है, डिमांड सप्लाई का पूरा खेल होता है। देखो मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। शार्क टैंक करके भी सीरीज़ आती हैं, आप देखते होगे सोनी पे, कभी यूट्यूब पे भी देखते होगे। तो उसमें बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर हैं ना, जो ग्रीन चीज़ों को लेके, मतलब जो ये हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन के करने के लिए काफ़ी सारे स्टार्टअप्स करते हैं, जैसे कि शूज़ का एक था, पर्स का एक था, इस तरीके की चीज़ें। तो आप उनको देखिए कि इंडिया में उन लोगों की कोई इतनी सेल हो नहीं रही है। और ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट अच्छे नहीं है, ठीक है, लेकिन सेल क्यों नहीं हो रही है? प्रॉब्लम ये है कि भाई डिमांड नहीं है। हमारे यहाँ पे लोगों में अभी उस लेवल का अवेयरनेस नहीं है। आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाओगे ना, वहाँ पे आपको इसकी बहुत डिमांड दिखेगी। वहाँ पे लोग जो हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं पॉल्यूशन के अगेंस्ट में जो भी चीज़ें मिलती हैं। बट हमारे यहाँ पे अभी इस तरीके का एक तो पहले मैसिव लेवल पे जो है वो अभी प्रचार प्रसार भी नहीं है। और एक और बहुत फैक्चुअल बात है कि ये वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ये बहुत कॉस्टली होते हैं। मतलब ये आम आदमी के लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि इसको वो पहने। तो ये भी एक समस्या है कि आम आदमी के लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि वो ये सब खरीद के पहने। तो वो चीज़ें हैं। तो वही ये न्यूली एंड कॉस्टली टेक्नोलॉजीज़ हैं। और ग्रीन वेयर इज़ ए न्यू कॉन्सेप्ट इन इंडिया। और फैशन क्लोथिंग इंडिया में ब्रांड से चलती हैं, लोग थोड़ा फैशन की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड रहते हैं। इसके बाद देखिए, इंडिया श्रीलंका रिफ्यूजी नीड्स फेयर कंसिड्रेशन करके एक आर्टिकल आया है। तो ये क्या है, अभी कुछ समय पहले तक श्रीलंका के अंदर ना चीज़ें बहुत ख़राब थी। 14 साल इस बात को हो जाएंगे जब वहाँ पे सिविल वॉर श्रीलंका के अंदर एंड हुआ था। सिविल वॉर वहाँ पे बहुत मैसिव लेवल पे था और बहुत सारी चीज़ें उस सिविल वॉर की वजह से देखना पड़ा था। इवन राजीव गांधी जी का असैसिनेशन भी आप कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों से लिंक कर सकते हैं। तो 3 डिकेड्स वॉर जो है वो मई 2009 में फाइनली ख़त्म हुआ था, जिसमें कि एक प्रॉस्पेरस नेशन, पीसफुल नेशन को काफ़ी कुछ झेलना पड़ा था, काफ़ी परेशान होना पड़ा था। काफ़ी सारे सिविलियंस जो हैं उनके पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं था इंस्टेड ऑफ श्रीलंका से भागने का। तो बहुत सारे लोग इंडिया में आए थे, बहुत सारे लोग और भी जो पड़ोसी कंट्रीज़ है, बांग्लादेश, वहाँ गए थे। तो मतलब बेसिकली सब श्रीलंका से भाग भाग के अड़ोसी पड़ोसी कंट्रीज़ में शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि वहाँ पे उनको बहुत तंग किया जा रहा था। तो अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का आंकड़ा सुने, जो हमारे देश का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उनका ये कहना है कि 3 लाख के आसपास श्रीलंकन रिफ्यूजीज़ जो हैं वो इंडिया में आए थे बिटवीन 1983 से अगस्त 2012। ठीक है, तो ये एक आंकड़ा जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दिया है। अब सिर्फ यही चीज़ नहीं है, जब ये लोग भारत में आए थे ना, तो इंडियन गवर्नमेंट ने इनकी काफ़ी हेल्प करी थी। हमारे यहाँ पे इनको जो है मेडिकल केयर, कैश अलाउंसेस, एजुकेशनल असिस्टेंस, सब्सिडाइज राशन, शेल्टर, अलग से इनके लिए रिफ्यूजीज़ कॉलोनी बनाई गई थी और बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की करी गई थी। तो अब क्या है, ये लोग भारत में आ चुके हैं। अब ये आर्टिकल बेसिकली क्या कहने की कोशिश करेगा ना, मैं उस पर आपको पहले थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। यही कह रहे हैं कि यार देखो, रिफ्यूजीज़ का भारत का एम क्या है कि इन लोगों को वापस जो है वो अपने कंट्रीज़ में भेजना, ठीक है। लेकिन अब इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे मान लो कोई 3 साल की एज में बच्चा यहाँ आया था, आज की डेट में वो 18 साल का है, 16 साल का है, 15 साल का है। तो वो तो अपनी ओरिजिन वाली कंट्री, जो उसकी ओरिजिनल कंट्री है, वहाँ तो कहीं गया ही नहीं ना, उसकी तो अब भारत ही कंट्री हो गई है।
तो ऐसे लोगों को कैसे निकालेंगे? तो ये वाली चीज़ है। लेकिन आ जाते हैं वापस से आर्टिकल के ऊपर, अभी एक एक स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। एक और चीज़ है यार, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिफ्यूजीज एंड इलीगल इमाइग्रेंट्स। तो रिफ्यूजी जो है, मैंने आपको बताया हुआ है, ये वो लोग होते हैं जिनको अपने कंट्रीज़ में भगाया जाता है, जिनके ऊपर वायलेंस होते हैं, और इलीगल इमाइग्रेंट्स होते हैं जो खुद से वहाँ से आ जाते हैं। तो इंडिया के अंदर 58,648 रिफ्यूजीज आर रिसाइडिंग इन 108 कैंप्स इन तमिलनाडु, वाइल 54 आर इन ओडिशा। Another 34,135 refugees registered with Tamil Nadu authorities reside outside camps. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने करीबन 1,226 करोड़ के आसपास का रिलीफ भी इनको दिया हुआ है 1983 से लेकर 2022 के बीच में। गवर्नमेंट का वैसे ऑब्जेक्टिव यही है कि जितने रिफ्यूजीज़ हैं इनको वापस श्रीलंका भेजना, सही तरीके से डील करके, सारी चीज़ें करके। तो लास्ट इस तरीके की जो ऑफिशियली प्रोसेस हुई थी ना, वो 1995 में हुई थी। तो राइटर यही बोल रहे हैं कि यार 1995 के बाद ना इसके ऊपर कोई ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ें हुई नहीं है, जो कि एक बड़ी चिंता का विषय है। आई थिंक मैंने कलर थोड़ा सा येलो एंड वाइट लेके गलती कर दिया, आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा। बट व्हाट आई थॉट ना कि यार 28 तारीख तक मैंने आपको बताया है कि आई मीन हैदराबाद, हमारे यहाँ पे नया स्टूडियो सेटअप कर रहे हैं। अब लखनऊ के अलावा वी विल बी इन हैदराबाद ऑल्सो। तो थोड़ा सा इसीलिए ऐसे क्लास हो रही है। पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैंने सोचा कि अब ऐसे क्लास थोड़ी इंटरेक्टिव करी जाए, तो कलर वलर डाले तो थोड़े से गड़बड़ कलर डल गए यार। कोई बात नहीं, कल से ध्यान रखेंगे। तो श्रीलंका रिफ्यूजीज इन इंडिया आर इन प्रोटेक्टेड सिचुएशन सम फॉर ओवर 4 डिकेड्स। इसका मतलब क्या होता है? प्रोटेक्टेड सिचुएशन मतलब ज़रूरत से ज़्यादा समय हो चुका है, ये लोग अभी तक अपने ओरिजिन कंट्री में गए नहीं हैं। और आप ये भी बोलोगे कि सर बहुत सारे क्यों हम रिफ्यूजीज़ को प्रॉपर यहाँ पे रहने नहीं देते हैं? आपने रोहिंग्याज मुस्लिम्स के जब रिफ्यूजी थे, वो लोग, उनके ऊपर भी ये चीज़ सुन रहे थे। तो देखो, इस पे ना किसी भी कंट्री का जो एक पॉइंट होता है वो ये होता है कि यार सिंपल सी बात है कि भाई हम पहले हमारे कंट्री के लोगों को उद्धार करें, उनको प्रोटेक्ट करें, उनका डेवलपमेंट करें, उनको जॉब दें, कि फिर बाहर के लोगों को हम यहाँ पे संभालें। आप ऐसे समझ लो कि आपकी फैमिली में आप कमाते हो और आपके पास 4 लोग हैं, तो पहले आप उन 4 लोगों को खिलाओगे कि पड़ोसी के यहाँ पे 4 लोग हैं उनको खिलाओगे? तो ये वाली बात हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल था। लास्ट में राइटर ये भी कहते हैं कि भाई जो बच्चे हैं यहाँ पे, या फिर जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं इतने समय से, अब उनको अगर उनके ओरिजिन कंट्री में आप भेजने को कहोगे तो उन्होंने तो वहाँ का कुछ देखा ही नहीं है, तो उनके लिए तो इंडिया ही कंट्री है। और उन लोगों को वापस श्रीलंका भेजना जो है ना, एक बहुत प्रॉब्लमेटिक उनके लिए भी रहेगा, और भारत को भी इसको अब सॉल्यूशन निकालना होगा जिससे कि उनको प्रॉब्लम भी इतनी क्रिएट ना हो। क्योंकि वो बहुत जेन्युइन बात है कि जो वहाँ पे रहा ही नहीं है, हमेशा बचपन से यहीं रहा है, तो वो वहाँ पे जाके कैसे रहेगा। तो हमने यहाँ पे एक नाम सुना, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। 14 दिसंबर 1950 को ये फॉर्म हुई थी। आपकी यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अभी इसके हेड जो हैं वो फिलिपो ग्रैंडी हैं। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ठीक है, और इसमें और कुछ खास हमारे काम का नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो, श्रीलंका की बात आ रही है तो आपको कुछ समय पहले से ही सुनने में आता है कि श्रीलंका की जो है ना बड़ी हालत ख़राब है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, श्रीलंका में बहुत प्रॉब्लम है। तो अब मैं यहाँ पे आपको इसके बाद एक वीडियो अटैच कर रहा हूँ कि श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आई कैसे थी, वो आप समझने की कोशिश करिएगा कि क्यों श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस है अभी तक, और क्या कारण थे, मेजर रीजन है जिसकी वजह से श्रीलंका आज इस सिचुएशन में है जिसमें वो पहुँच चुका है। तो उसको डिटेल में अभी मैं अटैच कर रहा हूँ, वीडियो जरूर देख लेना, और इसी के साथ उसको भी अपने नोट्स में डाल देना, ठीक है। चलिए, तो आज हमने काफ़ी कुछ देखा है। एंड ऑल्सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि भाई वीडियो देखते हो तो ओके डन एंड समथिंग लिख दिया करो कमेंट पे, जिससे कि मुझे ही पता पड़े हाँ बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई करते रहो। जय हिंद, जय भारत। अब आज का जो पहला आर्टिकल है वो है श्रीलंकाज रेज। तो ये क्या है, देखिए अभी श्रीलंका में ना वहां की जनता जो है लार्ज स्केल में प्रोटेस्ट कर रही है, सड़कों पे उतर आई है, क्योंकि जो बेसिक नेसेसिटी की चीजें हैं लोगों की, वो भी उन तक नहीं पहुंच पा रही है। इसकी वजह से लोग जो है वो काफी गुस्सा है वहां की सरकार से। श्रीलंका की इस क्राइसिस के मेजर कारण क्या हैं? सबसे पहले एक्सटर्नल डेट। इतना ज्यादा पैसा श्रीलंका ने जो है अलग अलग कंट्रीज से ले रखा है, चाइना से ले रखा है, जिसकी वजह से वो डेट की वजह से काफी ज्यादा करीब हो चुके हैं। दूसरा, इन्होंने ना एक जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट जो प्रेजेंट है वो राजपक्षा जी की है, और इन्हीं की पूरी फैमिली अभी पूरी सरकार चला रही है। प्रेसिडेंट इनके हैं, प्राइम मिनिस्टर इनके हैं, और भी नेता वेता जो है सब मोस्टली जो बड़ी पोस्ट है इनका परिवार ही है। तो इन्होंने एक ऑर्डर निकाला था कि केमिकल्स को बैन कर दिया जाएगा, जो खेती में यूज होते हैं केमिकल्स उनको बैन कर दिया जाएगा।
उसकी वजह से ना किसानों की काफी सारी फसलें खराब हो गई और लार्ज स्केल पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी श्रीलंका को। एंड जिसके चलते हुए श्रीलंका में जो है वो किसानों को काफी नुकसान हुआ और फिर जो उनकी इकोनॉमी है वहां पे किसान जो है वो सपोर्ट नहीं कर पाए। तीसरा एक कारण था करप्शन। वहां की जो सरकार है ना बहुत ज्यादा करप्ट हो चुकी है। एक फैमिली जो है वो पूरी सरकारें चलाती हैं। टूरिज्म आफ्टर कोविड जो है वहां पे टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो काफी प्रभावित हुई। जो उनका फॉरेन रिजर्व था, फॉरेक्स जिसको बोलते हैं, वो भी खत्म हो रहा है। क्यों खत्म हो रहा है कि जब आप किसी कंट्री में ना इंपोर्ट ज्यादा करते हो और एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हो, मतलब आप जब ज्यादा चीजें खरीदने लग जाते हो लेकिन बेचते नहीं हो, तो फिर आपका जो है फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो जाता है। तो ये कारण है। वैसे तो हमने ये पहले भी देखा हुआ है बट मैंने आपको रिवाइज करा